पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूस का दौरा करेंगे एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर का दौरा, एससीओ की बैठक में शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मॉस्को में सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे मंत्री एस जयशंकर। भारत रूस के संबंधों को यहां पर और ज्यादा मजबूती मिलेगी। जयशंकर रूस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी भेंट करेंगे। रूस भारत मंच 2025 जैसे कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर की, महत्वपूर्ण दौरा। शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मॉस्को में सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत रूस के संबंधों को और मजबूती यहां पर मिलेगी। महत्वपूर्ण दौरा विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये रहने वाला है। जयशंकर रूस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी भेंट करेंगे, उनकी यहां पर मुलाकात होगी और देखिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी। रूस भारत मंच 2025 जैसे कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूस का ये महत्वपूर्ण दौरा, विदेश मंत्री एस जयशंकर का। एससीओ की बैठक में भी हिस्सा लेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। महत्वपूर्ण दौरा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत और रूस के यहाँ पर संबंध है, उन संबंधों को और ज्यादा मजबूती इस दौरे के दौरान मिलेगी, क्योंकि कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लेकर यहाँ पर चर्चा होनी है, मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है और इससे भारत रूस के संबंधों को मजबूती और ज्यादा मिलेगी। तो जयशंकर रूस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी यहाँ पर मेल मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी वैश्विक मंच पर। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा, फरीदाबाद के दौरे पर वो हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फरीदाबाद में बैठक में शामिल होंगे। आज उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में भाग लेने गए हैं मंत्री सुरेश रावत और संजय शर्मा। सूरजकुंड में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक आज होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। फरीदाबाद के वो दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री ने कल गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात भी की थी। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड विजय की शुभकामनाएं भी यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत भी किया। आज सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बैठक होनी है। महत्वपूर्ण बैठक और लंच के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम करीब 5:30 बजे के लगभग जयपुर पहुंचने का भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, मुख्यमंत्री फरीदाबाद के दौरे पर हैं, आज मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने वाले हैं। देखिए, आज 32 उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक है और ये बैठक बेहद अहम होती है। हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित की जा रही है। बैठक से पूर्व सीएम भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिनकी पहचान कुशल संगठनकर्ता के रूप में भी है। और इसके साथ ही नायब सीएम हरियाणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया। इस बैठक में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। साथ ही ये देश के लिहाज से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों की बात करें, देश की बात करें, विकास की बात करें, संगठन की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर ये बैठक बहुत अहम होती है। और खासकर बिहार चुनाव में जिस तरह एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, तो इसको लेकर चर्चा होगी। और साथ ही आगामी राज्यों में जो चुनाव होने हैं, बंगाल जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, उस पर चर्चा होगी। संगठन को लेकर चर्चा होगी, सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा होगी और बैठक में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए
तो देखिए फरीदाबाद के दौरे पर हैं। महत्वपूर्ण बैठक आज एनसीजेड की होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरा बैठक का दौर चलेगा और इसमें देखिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बैठक आज एनसीजेड की 32वीं ये बैठक आज होने जा रही है। सूरजकुंड में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। 10:30 बजे से लगभग बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कल गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की थी। कल ही मुख्यमंत्री पहुंच गए थे फरीदाबाद, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। और इस दौरान देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए उसको लेकर शुभकामनाएं भी उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी थी। तो सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैठक होगी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बैठक से जुड़ी हुई खबर ही आपको बता रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक आज होनी है। सूरजकुंड में सुबह 10:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इस बैठक में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल शामिल होंगे। इसी के साथ जिला प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां और केंद्र सरकार की टीमें सुरक्षा के लिहाज से मुस्तैद हैं। काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम यहां पर सुरक्षा के किए गए हैं। बैठक में रखे गए 30 मुद्दों पर बातचीत के दौरान कई पर निर्णय भी संभावित। तो देखिए कई सारे मुद्दे हैं जो इस बैठक में रखे जाएंगे और कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा के साथ यहाँ पर निर्णय भी हो सकता है। तो काफी देर ये बैठक चलेगी। सुबह 10:30 बजे से बैठक की शुरुआत होगी, जो कि दोपहर तक चलने वाली है। और इस बैठक में 30 मुद्दे लगभग रखे गए हैं और कई मुद्दों पर, कई विषयों पर जो है चर्चा होने के साथ साथ निर्णय भी यहाँ पर लिया जाएगा। बैठक में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के जो हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, तमाम लोग इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। महत्वपूर्ण ये आज बैठक होने जा रही है फरीदाबाद के सूरजकुंड में। और इस बैठक में देखिए 30 लगभग ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा तो होगी ही, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर निर्णय भी लिया जा सकता है। निर्णय यहाँ पर संभव है। महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की। नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। जो यहाँ सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में विधानसभा को भंग करने की सिफारिश होगी। कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल से मुलाकात भी करेंगे नीतीश कुमार। आज ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे नीतीश कुमार। बिहार में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण संभव है और इसी को लेकर ये कवायद जो है पूरी की जा रही है। आज इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी यहाँ पर तेज होगी। शपथ ग्रहण 20 नवंबर को संभव बताया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। एनडीए शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। गांधी मैदान आम लोगों के लिए बंद किया गया है। फिलहाल आज से लेकर 20 नवंबर तक गांधी मैदान बंद रहेगा आम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। 20 नवंबर को संभव है शपथ ग्रहण समारोह और इसी को लेकर आज से लेकर जो है 20 नवंबर तक गांधी मैदान को बंद कर दिया गया है आम लोगों के लिए। उसके बाद इसे वापस पुनः से खोल दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। शेख हसीना पर आज फैसला सुनाएगा आईसीटी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं सेना तैनात करने के आदेश और आज फैसला सुनाएगा आईसीटी। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़की है शेख हसीना पर। फैसले से पहले देखिए बांग्लादेश में हिंसा भड़की है, जोरदार यहां पर हिंसा देखने को मिली है। ठीक कोर्ट का फैसला आना है और कोर्ट के फैसले से पहले बांग्लादेश में
हिंसा भड़क उठी है। कोर्ट के फैसले से पहले ही ढाका में बवाल देखने को मिला है। अवामी लीग ने किया है बंद का ऐलान। देखिए, कोर्ट का फैसला होना है जिस पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं, लेकिन उस कोर्ट के फैसले आने से पहले ही जो है यहां पर बवाल देखने को मिला है। ढाका में जोरदार हिंसा भड़की है। बांग्लादेश में अवामी लीग ने बंद का ऐलान कर दिया है। शेख हसीना पर आज फैसला सुनाएगा आईसीटी। सुप्रीम कोर्ट ने सेना तैनात करने के आदेश दे दिए हैं। सुरक्षा के लिहाज से जो है सेना की तैनाती जरूरी भी है और ऐसे में आदेश दिए गए हैं। एक बार फिर हिंसा भड़की है बांग्लादेश में। हिंदू राष्ट्रपाल जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। हम संसद से हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे, ये कहना है रामभद्राचार्य जगत गुरु रामभद्राचार्य का। अब तक हजारों संशोधन हो चुके हैं। हम जल्द ही कश्मीर की यात्रा भी करेंगे। तो देखिए, हिंदू राष्ट्र को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य का ये बड़ा स्टेटमेंट हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर। इससे पहले भी हालांकि देखिए हिंदू राष्ट्र को लेकर कई संत महंतों ने अपनी बात रखी है और एक बार फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है हिंदू राष्ट्र पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का ये बड़ा बयान सामने आया है। हम संसद से हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे, ये कहना है जगत गुरु रामभद्राचार्य का। इसको लेकर उन्होंने कहा अब तक हजारों संशोधन हो चुके हैं। तो अब इस मामले को लेकर भी जो है एक तरीके से उन्होंने संशोधन की बात कही है। जल्द ही कश्मीर की यात्रा भी करेंगे, ये भी जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने बयान के दौरान कहा है। हिंदू राष्ट्र पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा स्टेटमेंट, हम संसद से हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, वी श्रीनिवास बने हैं राज्य के नए मुख्य सचिव। वी श्रीनिवास आज ग्रहण करेंगे मुख्य सचिव का पदभार। दिल्ली से आज सुबह 11:30 बजे की फ्लाइट से वो पहुंचेंगे जयपुर और इसके बाद दोपहर 3 बजे मुख्य सचिव कार्यालय में होगा चार्ज का आदान प्रदान। सुधांश पंत सौंपेंगे वी श्रीनिवास को सीएस पद का चार्ज और इसी के साथ ही अध्यक्ष राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड उदयपुर, मुख्य आवासीय आयुक्त दिल्ली पद का भी संभालेंगे अतिरिक्त कार्यभार। जोधपुर और पाली में कलेक्टर, राजस्थान सरकार में आयोजना, विज्ञान प्रौद्योगिकी, परिवार कल्याण में सचिव, अजमेर कर बोर्ड के रह चुके हैं चेयरमैन। तो देखिए कई पदों पर रह चुके हैं वी श्रीनिवास। दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय में डीएस पद से हुई प्रतिनियुक्ति। 2001 में दिल्ली में केंद्रीय विदेश मंत्री के और 2002 में केंद्रीय वित्त मंत्री के निजी सचिव भी रह चुके हैं। केंद्रीय टेक्सटाइल और फिर संस्कृति मंत्रालय के भी संयुक्त सचिव रह चुके हैं। 1989 बैच राजस्थान कैडर के सीनियर आईएएस अफसर हैं वी श्रीनिवास। चलिए बढ़ते आगे, जयपुर के काला डेरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देर रात गत्ते बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। रीको में स्थित भगवती पेपर मिल की बताई जा रही है घटना। धू कर सुलगती रही फैक्ट्री और फैक्ट्री में रखा हुआ पूरा कच्चा पक्का माल जो रखा हुआ था जलकर खाक हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, भीषण आग यहाँ पर लगी थी। कच्चा पक्का माल जलकर खाक हो चुका है पूरा। काला डेरा, मंडा और चौमू से आधा दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है, ये जांच का विषय है। जांच इसको लेकर की जाएगी कि आखिर किन कारणों के चलते ये भीषण आग जो है यहाँ पर लगी है। तो दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। भीषण आग जो है काला डेरा के ये गत्ता फैक्ट्री में लगी थी। जयपुर के काला डेरा से ये बड़ी खबर, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कितनी भीषण आग थी और इसको बुझाने के लिए, आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ी है। देर रात की घटना है जब गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। रीको में स्थित भगवती पेपर मिल की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कितनी भीषण ये आग और इसको बुझाने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए जो है आधा दर्जन के लगभग जो हैं दमकल की गाड़ियां पहुंची थी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है।
और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी DK कुमावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। किस तरीके से आग लगी, फिलहाल कुछ कारण सामने आ पाए, आखिरकार किन कारणों के चलते इतनी भीषण आग यहाँ पर लगी है? जी पूनम, बताना चाहूंगा, कालाडेरा रिको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित भगवती पेपर मिल में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फैक्ट्री में रखा कच्चा तैयार माल बड़ी मात्रा में जलकर नष्ट हो गया। तो वही घटना की सूचना मिलने पर चौमू अग्निशमन अधिकारी जय कुमार जांगीड़ मौके पर पहुंचे। उनके साथ चौमू, कालडेरा, जयपुर, सरना, डूंगरी व जोबने सहित कई स्थानों की दमकल गाड़ियां लगातार मौके पर पहुंचती रही। दमकल कर्मियां देर रात आग बुझाने में जुट रहे, लेकिन आग पर अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। वहीं फैक्ट्री प्रबंधक और फायर अधिकारी के अनुसार आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट भी बताई जा रही है। नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती अनुमान के अनुसार हानि काफी ज्यादा बताई जा रही है। दमकल कर्मियों के प्रयास सुबह तक जारी है और आग बुझाने का लगातार कार्य चल रहा है। जी देखिए, देर रात की तो ये घटना आपने बता दी, लगभग कितने बजे की घटना है? दमकल की गाड़ियां कब पहुंची हैं? और अगर आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है तो कुछ जानकारी है कि कितना टाइम और लग सकता है? कितनी भीषण ये आग थी कि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, लगभग ये देर रात 1 बजे के आसपास का मामला है और वहीं अभी तक अधिकारियों से बातचीत में पता चला है कि और गाड़ियां बुलाई जा रही है। जी बिल्कुल, कब तक ये गाड़ियां पहुंचने का अनुमान है? क्योंकि देखिए, आधा दर्जन लगभग गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी भीषण आग है कि आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। तो कितनी देर में और गाड़ियां और कितनी गाड़ियां और बुलाई गई हैं ऐसी दमकल कर्मियों की? बताना चाहूंगा, जयपुर से और गाड़ियां बुलाई गई है। लगभग दोपहर तक ये आग पर काबू पाने की आशंका जताई जा रही है। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, देर रात की ये घटना लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच की ये घटना है, लेकिन आप देखिए आग इतनी भीषण है कि आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल काबू नहीं पाया जा सका है। अभी और दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। सिरोही के माउंट आबू से खबर है, जहां पर माउंट आबू में मौसम में बदलाव दिख रहा है। माउंट आबू के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है, गिरावट दर्ज की गई है। तापमापी का पारा आज जमाव बिंदु पर पहुंच चुका है। मैदानी इलाकों में घास पर देखने को मिल रही है बर्फ की चादर, यानी कि ओस की बूंदें जो कहते हैं वो आज देखने को मिली हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा और सुहावना मौसम ये हुआ है। कारों की छत एवं मैदानी इलाकों में बर्फ की परत जमी है। आज माउंट आबू में महसूस हो रही है कड़ाके की सर्दी और आने वाले दिनों में लगातार तापमान में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। सर्दी से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लिया जा रहा है। आम जन की दिनचर्या का समय भी यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। रोज की तरह जैसे कि लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ाके की सर्दी जो पड़ रही है तो उससे यहाँ पर आम जनता की दिनचर्या में बदलाव भी देखने को मिला है। देर से शुरू हो रही है लोगों के दिन की शुरुआत। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। दिल्ली से खबर, दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। जनहित याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। पराली जलाने के कारण NCR की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर बनी हुई है, यानी कि आप सोचिए एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार जो है वहां का खराब श्रेणी में, खराब स्तर पर बना हुआ है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से हलफनामा मांगा था। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा कोर्ट ने मांगा था। CAQM को भी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था। तो आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। जिस तरीके से लगातार जो है वायु गुणवत्ता वहां की खराब होती जा रही है दिल्ली NCR की, और इसको लेकर कोर्ट में आज बढ़ते प्रदूषण पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है। जनहित याचिका जो लगाई गई है, आज जनहित याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले भी सुनवाई हुई थी जब हलफनामा मांगा गया था कोर्ट की तरफ से। पराली जलाने के कारण NCR की जो हवा है वो लगातार खराब होती जा रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से हलफनामा मांगा था।
जयपुर से गोवा की फ्लाइट में बम की धमकी मिली। इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। इंडिगो की फ्लाइट 6E6429 में बम की धमकी मिली थी। जयपुर से शाम 7:30 बजे गोवा के लिए रवाना हुई थी इंडिगो की फ्लाइट, जो कि लगभग 9:40 पर सुरक्षित गोवा एयरपोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन बम की धमकी यहां पर मिली थी। जयपुर से गोवा गए यात्री सुरक्षित गोवा पहुंच चुके हैं, ये राहत की बात रही। हालांकि देखिए, गोवा एयरपोर्ट पर जांच भी की गई, जांच में कुछ भी संदेहास्पद नहीं पाया गया है। तो इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी दी गई थी, लेकिन सभी यात्री जयपुर से गोवा सुरक्षित पहुंच गए हैं। गोवा एयरपोर्ट पर जो है जांच भी की गई और इस दौरान कुछ भी संदेहास्पद नहीं पाया गया। तो जयपुर से गोवा की फ्लाइट में धमकी मिली थी, इंडिगो की फ्लाइट में धमकी दी गई थी।